हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट केमिस्ट्री बायो क्लासेस पर। तो चलिए आज नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं केमिस्ट्री का। H2O2 एलियन के आयतनीय सांद्रता। अब इसमें अपन देखते हैं कि जो H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड विलयन की जो आयतनीय सांद्रता होती है उसको कैसे ज्ञात किया जाता है। इसको ज्ञात करने के लिए अपन जैसे H2O2 विघटित होती है, H2O2 गैस या हाइड्रोजन पेरोक्साइड गैस विघटित होती है किसमें, H2 गैस और O2 गैस में। तो इस ऑक्सीजन के आयतन के आधार पर H2O2 की आयतनीय सांद्रता या फिर इसकी सांद्रता ज्ञात की जाती है। तो अगर अपन इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन है इसकी एक आयतन H2O2 विलयन द्वारा विघटित होकर एनटीपी पर दी गई ऑक्सीजन का आयतन उसकी आयतनीय सांद्रता कहलाती है। यानी एक आयतन H2O2 विलयन एनटीपी पर विघटित होकर कितना आयतन ऑक्सीजन देता है वह क्या कहलाता है, उसकी आयतनीय सांद्रता कहलाता है। अब एग्जाम्पल की बात करें, जैसे दे रखा है 10 आयतन H2O2। अब इस 10 आयतन H2O2 का मतलब क्या है, इस 10 ग्राम आयतन H2O2 का मतलब है कि H2O2 की इतनी पावर है, H2O2 की इतनी सांद्रता है कि इसका एक आयतन विघटित होकर कितना आयतन ऑक्सीजन दे सकता है, 10 आयतन ऑक्सीजन गैस। तो यहां दे रखा है सारा सेंस यहां से निकलता है कि 10 आयतन H2O2 यानी कि एक आयतन H2O2 10 आयतन ऑक्सीजन अपने को दे सकता है। तो यहाँ पर दे रखा है 10 आयतन H2O2 का अर्थ है 10 आयतन H2O2 का अर्थ है कि H2O2 का एक आयतन विघटित होकर 10 आयतन ऑक्सीजन गैस देता है। हो गया। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं कि नॉर्मलता व मोलरता और आयतनीय सांद्रता में संबंध। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं नॉर्मलता व आयतनीय सांद्रता में संबंध। इसका फॉर्मूला आ जाएगा अपने पास, नॉर्मलता यानी N इज इक्वल टू आयतनीय सांद्रता बटा 5.6। ये हो गया नॉर्मलता व आयतनीय सांद्रता में संबंध। और नेक्स्ट संबंध की बात करें अपन तो नेक्स्ट संबंध दे रखा है अपने को मोलरता व आयतनीय सांद्रता में संबंध। तो यहां लिख सकते हैं अपन मोलरता व आयतनीय सांद्रता में संबंध। तो वो का वो फॉर्मूला जैसे इधर मोलरता इज इक्वल टू आयतनीय सांद्रता बटा 11.2 हो गया। तो यहाँ पर ये डेफिनेशन दे रखी है H2O2 विलयन की आयतनीय सांद्रता। तो एक बार दोबारा से देख लो कि एक आयतन H2O2 विघटित होकर एनटीपी पर कितना आयतन ऑक्सीजन दे सकता है उसकी क्या कहलाती है, आयतनीय सांद्रता कहलाती है। और फॉर एग्जांपल अपन देखें कि 10 आयतन H2O2 का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि एक आयतन विघटित होकर 10 आयतन ऑक्सीजन गैस दे सकता है। ये सामने H2O2 का जो भी मात्रा लिखी होती है इसकी सांद्रता को बताती है, या फिर ऑक्सीजन की मात्रा को या ऑक्सीजन के आयतन से संबंधित होती है। अगर इसकी जगह अपन एक एग्जांपल और ले ले, या तो 10 आयतन H2O2 दे रखा था, तो अब समझने के लिए अपन बोले कि 1 लीटर H2O2 कितना लीटर ऑक्सीजन गैस देगा,
10 आयतन H2O2, 10 आयतन H2O2 वाला 1 लीटर H2O2 कितना आयतन ऑक्सीजन देगा? तो यहाँ पर क्या दे रखा है? 10 आयतन, मतलब ऑक्सीजन एक आयतन से 10 गुना प्राप्त होगा। तो यहाँ पर 1 लीटर दे रखा है, तो यहाँ ऑक्सीजन कितना लीटर आ जाएगा? 10 लीटर ऑक्सीजन गैस। अगर यहाँ पर 1 ml दिया हो तो प्राप्त ऑक्सीजन का आयतन अपने पास हो जाएगा 10 ml। तो स्क्रीनशॉट ले, नेक्स्ट इसका एग्जांपल देखते हैं अभी। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अपन। क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन में बता रखा है 10 आयतन H2O2, 10 आयतन H2O2 विलयन के 100 ml द्वारा दी गई ऑक्सीजन गैस की मात्रा कितनी होगी? ऑक्सीजन गैस की मात्रा कितनी होगी? अभी जस्ट पीछे अपन ने देखा था कि 10 आयतन H2O2 का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि इस H2O2 का एक आयतन कितनी ऑक्सीजन गैस देगा? 10 आयतन O2 गैस देता है। तो ये बात ध्यान रखने योग्य है कि H2O2 का एक आयतन, ये बात ध्यान रखना कि H2O2 का एक आयतन 10 आयतन O2 गैस देता है। किसके लिए? 10 आयतन H2O2 के लिए। तो अपन यहां देख सकते हैं कि 1 ml कितनी देगा? 1 ml H2O2 विघटित होकर ऑक्सीजन गैस देता है। कितनी? 1 ml कितनी देगा? 10 आयतन के अनुसार 1 ml अपने को 10 ml O2 देगा। तो ये देगा 10 ml O2 गैस। तो इसी प्रकार से अपन लिख सकते हैं कि 100 ml H2O2 विलयन अपघटित होकर ऑक्सीजन गैस देता है। तो ये क्या हो जाएगा? 10 गुणा 100, 10 गुणा 100 बराबर 1000 ml O2 गैस। और 1000 ml किसके बराबर होता है? 1 लीटर। तो ये अपने को 1 लीटर O2 गैस देगा। तो स्क्रीनशॉट ले। अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल अपने पास दे रखा 20 आयतन H2O2 की नॉर्मलता व मोलरता ज्ञात करें। तो इससे पहले अभी अपन ने देखा था कि आयतनी सांद्रता व नॉर्मलता और मोलरता में संबंध क्या था। तो यहाँ पर तो इस साइड में तो नॉर्मलता ज्ञात कर लेते हैं और इस साइड में मोलरता। जो नॉर्मलता का सूत्र था वो अपने पास था आयतनी सांद्रता बटा 5.6 और मोलरता के लिए था आयतनी सांद्रता बटा 11.2। देखो नॉर्मलता और आयतनी सांद्रता अपने पास कितनी है? 20 और 5.6। तो ये कैंसिल होकर अपने पास आंसर कितना आ जाएगा? 3.57। 3.57। अब नेक्स्ट दे रखा है मोलरता 3.57 नॉर्मल। अब अपने पास नेक्स्ट दे रखा है मोलरता। मोलरता के लिए आयतनी सांद्रता 20 दे रखा है और 11.2। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा अपने पास? 1.785 मोलर। इस प्रकार से ये हल हो जाएगा। ये केवल सूत्र बेस पर आधारित है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका।
अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, विलेयता, सोल्युबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है? विलेयता का मतलब क्या होता है? विलेयता का मतलब होता है कि जैसे अपन ने एक पात्र में विलायक ले लिया, एक पात्र में विलायक ले लिया। अब इसका तापमान कोई भी T है, तापमान T है, और इसका विलयन या फिर विलायक का द्रव्यमान ग्राम में, यानी कोई भी इसका द्रव्यमान है। अब इस विलायक में अधिकतम घोले गए विलायक की मात्रा, इस विलायक में घोले गए अधिकतम विलेय की मात्रा क्या कहलाती है? विलेयता। तो अपन इसके लिए लिख सकते हैं, विलेय की अधिकतम मात्रा जो विलायक में घुल सकती है। इसका मतलब यानी विलेय की अधिकतम मात्रा जो विलायक में घुल सकती है। इसका मतलब ये कि अपन इस मात्रा से ज्यादा विलेय विलायक में नहीं घोल सकते। तो इसकी डेफिनेशन की बात करो। किसी निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई विलेय की अधिकतम मात्रा विलेयता कहलाती है। सेम वही बात है भाई कि निश्चित मात्रा में घुली हुई विलेय की अधिकतम मात्रा, घुली हुई विलेय की अधिकतम मात्रा विलेयता कहलाती है। और नेक्स्ट यह ताप, दाब तथा प्रकृति पर निर्भर करती है। यह तापमान, दाब तथा विलेय तथा विलायक। अब ये प्रकृति किसके देखेंगे अपन? विलेय या फिर विलायक। विलेय और विलायक की प्रकृति पर भी निर्भर करते हैं। स्क्रीनशॉट लो इसका। चलिए विलेयता में नेक्स्ट देखते हैं कि द्रवों की ठोस की द्रव में विलेयता। इसका मतलब कि अपने पास विलायक क्या होगा? विलायक द्रव, और जो विलेय होगा वो क्या होगा अपने पास? ठोस। तभी ठोसों के द्रव में विलेयता। अगर अपन इसकी डेफिनेशन की बात करें तो एक निश्चित ताप पर ठोस पदार्थ की ग्राम में वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घुली हुई होती है। ये यहाँ केवल परिवर्तन इतना ही है पहले वाली डेफिनेशन से कि विलायक की मात्रा दे रखी है कि विलायक की 100 ग्राम मात्रा में विलेय पदार्थ की या ठोस पदार्थ की अधिकतम ग्राम में मात्रा। अब आगे नेक्स्ट इसकी इकाई दे रखी है ग्राम प्रति 100 ग्राम विलायक। फिर आगे दे रखा कि वे विलयन जिनमें विलेय की अधिकतम मात्रा घुली हुई होती है संतृप्त विलयन कहलाते हैं। अधिकतम मात्रा का मतलब कि उससे ज्यादा अपन विलेय और नहीं घोल सकते। तो अपन कह सकते हैं कि संतृप्त विलयन से ज्यादा उसी ताप पर विलायक में विलेय की मात्रा और नहीं घोली जा सकती। फिर नेक्स्ट दे रखा ठोसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। यहाँ फर्स्ट कारक दे रखा अपने पास विलेय तथा विलायक की प्रकृति। विलायक तथा विलेय की प्रकृति के लिए यह एक लाइन दे रखी है, सम्मान को घोलता है। अब अपने पास जो भी विलायक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, सहसंयोजक और आयनिक। तो सहसंयोजक और आयनिक। तो यहाँ देखा समान को घोलता है तो सहसंयोजक विलायक सहसंयोजक विलेय को घोलेगा। सहसंयोजक विलेय को घोलेगा। इसका एग्जांपल दे रखा है कि नैप्थलीन बेंजीन में घुल जाती है। फिर आगे नेक्स्ट दे रखा आयनिक विलेय को घोलता है। और इसका एग्जांपल दे रखा है NaCl व KCl जल में घुल जाते हैं। अब इस बात का उल्टा अगर अपन देखें कि समान असमान, तो अपन देखें ये तो है सहसंयोजक और ये जल आयनिक। ये तो सहसंयोजक और ये आयनिक। तो अपन यह सीधा से बोल सकते हैं कि नैप्थलीन जल में नहीं घुलती है। स्क्रीनशॉट लीजिए और बाकी देखते हैं नेक्स्ट में।